ये सबसे बड़े डाकू रेवोल्यूशनरीज बन गए। इनका तो सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि इनको या ये पैसे वापस करें या ये जेल में डालें। अगर फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो डंके की चोट उनको कहेंगे कि तुम अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे। आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 घंटे के अंदर आप नहीं मुकदमा का दायर करेंगे। मेरे ख्याल में 72 घंटे के बाद आपकी वजारत नहीं रहेगी अगर आपने ये हरकत की तो। जो भी ये कर लें, ये जेल में डालने के एनआरओ नहीं मिलने लगे। मरियम बीबी के कहने पे कोई मुस्लिम लीगी इस्तीफे नहीं देगा। पीडीएम इस्तीफे देने का ऐलान करेगी। उससे एक दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो पीडीएम इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी। हुकूमत को गिराना नहीं है बल्कि उस 72 साल के निज़ाम को गिराना है। ये रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत फस्ताइया है। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करे। लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा, असेंबलियों को डिसफंक्शनल किया जाएगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे। हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात कुछ करते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। ये लॉन्ग मार्च करेंगे, कर लें, वेलकम। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। नए साल का दूसरा दिन, धमकियाँ, तड़ियाँ, डेडलाइंस, सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्या नया साल इमरान खान गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है या अपोजिशन के लिए? शुरुआत से तो लगता है कि थोड़ा सा पलरा जौन सा है अब गवर्नमेंट के हक पे चल रहा है, क्योंकि जब अगस्त सितंबर में शुरू हुई बात तो बड़ी सख्त डेडलाइंस आई। हमें बताया गया कि रैलीज़ होंगी, 6 बड़े जलसे होंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे, डेडलाइन होगी, सेनेट का इलेक्शंस नहीं होगा और मजबूर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को और फौज को कि वो इनकी पिच पे आके बात करें। आज क्या सिचुएशन है? कल 5 साढ़े 5 घंटे की मीटिंग हुई तो उसके बाद क्या निकली? सबसे बड़ी बात यह कि जी हमारे में डिफरेंसेस कोई नहीं है, लेकिन फिर पॉलिसी चेंजेस हमें नज़र आई। रेजिग्नेशंस अभी फैसला नहीं, सेनेट इलेक्शंस अभी फैसला नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च की तारीख अभी फैसला नहीं हुआ, वो अब फरवरी 1 को होगा। अब फैसला क्या हुआ कि कॉन्ट्ररी टू अर्लियर स्टांस अपोजिशन अब इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, बाय इलेक्शंस के। उसके अंदर तो उन्होंने साफ उनको चीज़ें कर दी हैं। अब आइंदा क्या होने वाला है? 5-6 सवाल उठते हैं कि क्या फ़ौज जो पावर पॉलिटिक्स होती है नाज़रीन, उसमें मोमेंटम और जो दबाव है वो असल चीज़ है, लेकिन क्या वो दबाव है? क्या पीडीएम ने इस वक्त इतना दबाव बना लिया पिछले 90 दिनों में कि वो गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर पाए कि वो उनसे बात करें? क्या जो बराह रास्त तनकीद हुई है DGISI पे और आर्मी चीफ के ऊपर, क्या इसने फ़ौज को हुकूमत से और दूर किया है या उसको उसकी मजबूरी बना दिया है? ये भी हम सवाल करेंगे। और अगर जितनी तनकीद मौलाना फजलुर रहमान ने की है, और अभी मैं उनके कल का आपको स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, और मरियम ने की, नवाज शरीफ साहब ने की, इंस्टेंटली पीपल्स पार्टी वालों ने इस तरह नहीं की, क्या निज़ाम के अंदर फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमें कम होता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं? और जो मोहम्मद अली दुरानी फार्मूला था जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से लिखा हुआ है, क्या उस पर अब वाकई इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है? और ये शेख रशीद साहब ने जो आज बयान ठोक दिया है, दाग दिया है, एक 72 घंटे के अंदर केसेस होंगे, तो मौलवी कफ़ायत वाला तो अभी पता है फैसला हुआ नहीं है। क्या ये नीडलेस एक नया फ्रंट खोल रही है? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल विद मी। शफकत महमूद साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग PTI। हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया है, एक्स गवर्नर सिंध, सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन भी हैं नवाज शरीफ के, मरियम नवाज़ के। कमर ज़ुबान कायरा साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगे, सेंट्रल PPP पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। और हम मौलाना गफूर हैदरी साहब से ही बात करेंगे लेटर इन द प्रोग्राम कि वो बोल कहें। ज़रा मैं शुरू करता हूँ ज़ुबैर आपसे। अच्छा, उनकी लाइन कट गई है और हाँ दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। तो चलो शफकत मैं आपसे इस्तेमाल करता हूँ। ये जो आज अपोजिशन ज़रा आ जाए फिर हम बात करेंगे। ये जो लेटेस्ट आज शेख रशीद साहब ने कर दिया है कि 72 घंटे में ये आप एक नया नीडलेस एक फ्रंट नहीं खोल रहे। पहले ही फ़ौज हर वक्त डिस्कशन में है, पहले ही सब कुछ है, एक आप नया एक चीज़ सामने लेके आ रहे हैं। ये एक नीडलेस, बिकॉज हमने यूजुअली पास्ट में देखा है किस तरह के कवानीन मिसयूज़ तो होते हमने देखे हैं, हमने उनकी कोई सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। देखिए मालिक, शुक्रिया आपने बुलाया मुझे प्रोग्राम पे।
एक होता है तनकीद करना कि जी ये रोल नहीं होना चाहिए, वो रोल नहीं होना चाहिए, और एक दूसरा है कि ऐसे वक्त में जिस वक्त आप एक बरसरे पैकार हैं, जब आपके एक रोज़ शहादतें हो रही हैं, हिंदुस्तान जो है अभी आपको पता है कि वो यूरोपियन यूनियन का जो अभी निकला है डिसइंफॉर्मेशन सेल, उसके ऊपर जो उन्होंने निकाला है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, ऐसी घटिया अखलाक से गिरी हुई बातें करनी और फजूलियात में पढ़ना, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और लेकिन इसका एक तासुर शफकत ये भी मिल सकता है ना, क्योंकि अपोजिशन ने इस वक्त टारगेट किया हुआ है कि जी जो प्रेजेंट क़यादत है फ़ौज की, इन लोगों ने आपके लिए इलेक्शन चुराया, आपको लेके यही आपके जौन से हैं स्पॉन्सर्स हैं। इस वक्त आप कोई भी चीज़ अगर नेशनल इंटरेस्ट में, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में करेंगे तो उसमें से बू आएगी, जैसे आप अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को सर्व कर रहे हैं, तो वो एक ख़तरा तो है ना। या अगर चाहें तो मैं मौलाना साहब का कल का आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ, नाज़रीन की भी जरा मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं। शफकत, आपने बात सुनी, अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं, ज़ुबैर की लाइन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, उनसे भी हम इस पर पूछेंगे। लेकिन आपने बात सुनी, बड़ा कैटेगोरिकली टारगेटेड चीज़ हो रही है। इस वक्त आप कुछ भी करेंगे तो उसका एक मिसपरसेप्शन तो बन सकता है। ये फजूल बातें हैं ना, उनके पास क्या एविडेंस है फजलुर रहमान के पास कि इलेक्शन जो है वो रिग हुआ है? कोई एविडेंस नहीं है। इलेक्शन हार गया, खुद भी हार गया और उसके पार्टी को भी मार पड़ी, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन सफाया हो गया। तो ये बातें अब तो सिर्फ बातें रह गई, ना इनको अवाम की सपोर्ट है, ना ये जलसे करते हैं। लाहौर में जलसा किया, फ्लॉप जलसा किया, उसके बाद लॉन्ग मार्च की गीदड़ भपकियां लगाई, किधर है लॉन्ग मार्च, फिर रेजिग्नेशन की गिदड़ भपकियां लगाई, वो भी कुछ नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन में आके बेहुदा और वाहियात बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त जब पाकिस्तान अंडर टारगेट है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो अंडर टारगेट है, तो आप तनकीद में भी आपको कोई ख्याल करना चाहिए कि किस किस्म की तनकीद आप कर रहे हैं। वो कफायतुल्लाह ने जो बकवास की है जिसमें कि जी हम उल्टा लटका देंगे जर्नैलों को, ये वो इलेक्शन की बातें थी। तो मालिक थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज है जो कि एक तहजीब के दायरे में है और कौन सी चीज है तहजीब के दायरे में नहीं है। एक सेकंड, मैं जरा किफायतुल्लाह साहब वाला भी सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, ताकि मेमोरी फ्रेश नाज़रीन की भी रहे। ये इमरान नहीं है, ये JHQ रावलपिंडी है। नेब को तो वैसे भी रुसवाई मुकद्दर में है, नहीं किया गया तो फिर हम JHQ के सामने धरना देंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हम फिर नेब को अपना मुखालिफ नहीं समझेंगे, इमरान को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे बाजवा साहब और JHQ है। शुरू करो। देखिए, अर्ज इनकी गर्दन हम उड़ा देंगे। मैं कहता हूं कि सारे जर्नलों को उल्टा लटकाओ, ठीक है, सारे चोरों को। आपने अपना जवाब दे दिया मुफ्ती साहब। अगले सवाल। यहाँ ये बड़े सीरियस कमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर हमने देखा कि अभी तक आपने मौलाना किफायतुल्लाह साहब की बात तो लटकी हुई है। वो नहीं, आखिर का कमेंट सुना है आपने? बिल्कुल कि जो उल्टा लटका देंगे। ये होता कौन है भाई इस किस्म की बातें करने वाला? पॉइंट इज के मैं फिर ये कहता हूं कि तनकीद चाहे गवर्नमेंट की करें, जितनी हम पॉलिटिक्स में हमें फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी हमारी तारीख तनकीद करें, लेकिन अगर आपने अपने कौमी इदारों के बारे में बात करनी है तो कौमी इदारों के बारे में बात एहतियात से होनी चाहिए। और एक धेले की एविडेंस नहीं है आपके पास के मुझे ये बताएं मालिक 24 पिटीशनें की हैं टोटल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिला के 2018 के इलेक्शन पे, टोटल 24 पिटीशन, 23 तो PTI ने की हैं।
ये क्या नहीं, उस पे तो एक और शफकत, उस पे तो एक और सवाल भी उठता है, वो अपोजिशन इनको कोई पजीराई नहीं के इलेक्शन रिजल्ट्स और 2 साल के बाद तो उस पर झगड़े की मुझे वैसे भी समझ नहीं आती। कारा साहब ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया। कारा साहब, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया है जो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। कल फजल रहमान साहब ने बात की, गफूर हैदरी साहब ने बात की, मौलवी किफ़ायतुल्लाह ने जो बातें की, और आज इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा है कि जी अब हम 72 घंटे में इसके ऊपर सीरियस एक्शंस लेंगे, FIR कटेंगी। ये जो ज़बान है, जिस किस्म की ये क्रिटिसिज्म आ रहा है, एज अ पार्टी आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं? बिकॉज कई बार कहते हैं खामोशी भी सपोर्ट ही होती है इस व्यू पॉइंट की। मालिक साहब, गुजारिश ये है कि जो बयानियां, जो गुफ्तगू PDM के फोरम पे होगी, PDM के एलामिये के तौर पे होगी, उसको सारी जमातें ऑन करेंगी, मैं भी ऑन करूंगा। और जो कोई बंदा, मैं फर्ज करें मैं ही हूँ, मेरी जमात है, पीपल्स पार्टी है, हम अपने तौर पे अगर कोई बात करते हैं तो उसको PDM की जमातें ऑन करें, ये जरूरी नहीं है, ये उनकी मर्जी है। हाँ, ये जो बात अलामती तौर पे कही गई कि हम मार्च का फैसला करेंगे कि वो पिंडी की तरफ होगा या इस्लामाबाद की तरफ होगा, तो उसके कई माने हैं। और जो स्टेट माना आप पहनाना चाहते हैं, ये पहना रहे हैं, ठीक है, तो बात भी दुरुस्त है कि इस मुल्क का हमारा बयानिया है क्या। सियासत के अंदर एजेंसीज की मदाखलत है, ये बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के वोट चोरी नहीं होने चाहिए और सियासी जमातों का तोड़ जोड़ बंद होना चाहिए और ये सियासी अमल को आज़ाद करें, सारे इदारे अपना अपना काम करें। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने एक बात की, मेक्स ऑल द सेंस, लेकिन JUI के तमाम ये लोग JUI के हैं जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और PDM की जो आपने चेयरमैनशिप है वो भी मौलाना फजल रहमान को दी रखी है। तो फिर आप इस तरह अपने आप को डिस्टेंस तो नहीं कर सकते कि जी वो उनकी पार्टी कर रही है, उस पार्टी के चेयरमैन का बयानिया भी यही है कि मैं कोई उससे भाग नहीं रहा। मैं कोई, जब मेरी जमात का अपना एक किरदार है और हमने जब बात की है, बबांगे दौल की है, हम फौज की मदाखलत का सियासत के अंदर, ये शुरू से इसके खिलाफ है, आज भी इसके खिलाफ है। हमने हर दौर में इस बयानिए के साथ खड़े होकर बातें की हैं। हमने हर दौर में आइन की बालादस्ती और आवाम की जो हाकमियत है उसकी बात की है। ये कोई हमारे लिए नई नहीं है। हमने अगर जर्नैलों का माजी में नाम लिया है तो बल्कि टिका के लिया है, उसमें चुप के नहीं लिया। और हमारा शायद यही कसूर है कि आज तक हमें हर तरह की मार पड़ती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने पहले गुजारिश की कि हमने कोई जमातें मर्ज नहीं की, हमने कोई ऐसा काम नहीं है। हम एक खास चार्टर के तहत करते हैं और वो चार्टर तयशुदा है। ऑब्जेक्टिव है कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, आइन के तहत तमाम इदारे। अच्छा कारा साहब, ये बताइए, बिफोर आई गो बैक टू शफकत, सारे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तमाम वो चीज़ें की जो एक्सपेक्टेड थी। ऑब्जर्वर्स भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, हम लोग ही प्रोग्राम्स करते थे, हम कहते थे रिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का निज़ाम में स्टेक है बहुत बड़ा, और बेस्ट सिनेरियो अगर इनकी गवर्नमेंट गिर भी जाए शफकत साहब की, जनरल इलेक्शन भी हो जाए, तो तब भी बड़ी अच्छी सिचुएशन पीपल्स पार्टी की ये बनती है कि अब सिंध में गवर्नमेंट दोबारा बना लें। आपके पास वक्त भी है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब में तो बननी नहीं है। तो क्या अब PDM फ्रैंकली ख़त्म हो गई है? क्योंकि विदाउट योर रेजिग्नेशंस और आप लोगों के बगैर तो PDM कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम अपनी जगह पे उनके साथ हैं, हमारा रेजिग्नेशन पे अपना असूल कायम है, मुझसे मुफर तो नहीं कर रहे। आपको किसने कह दिया कि हम इस्तीफों से पीछे हट रहे हैं? लगता तो नहीं कि आप देंगे तमाम डेडलाइंस। तो आपको ना लगता होगा, आपको ना लगता होगा। आप ये बताएं क्या करें तो आपको लगेगा? इस्तीफे दे देंगे तो लग जाएगा। आपको देख के दे देगा। अब इस्तीफे मालिक के कहने पे तो नहीं देंगे ना, इस्तीफे तो हम फैसला करेंगे ना कब उसका राइट टाइम कब है। और ये आपने एटम बम चलाना है तो एटम बम चलाने का वक्त होता है, वो फैसला यकीनन हम करेंगे और शायद बेहतर करेंगे। शफकत साहब, डू यू सीरियसली बिलीव कि जी छोटा सा गुजारिश ये है कि ये हमारा व्यू है। हमने मौलाना को जो क़यादत दी है उसके ऊपर हमारा चार्टर बड़ा क्लियर है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये जो आपका मौक़िफ़ है ना, ये बड़ा कमजोर है। आप मादी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट की वजह से ये नहीं छोड़ेगी। आप जरा गौर करें हम क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, हम कह रहे हैं कि इदारों की सियासत के अंदर मुदाखलत बंद होनी चाहिए और आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए। अगर हम इस बुनियाद पे इस हुकूमत को घर भेज देते हैं,
शफकत साहब कहते हैं हम नहीं जाएंगे, आप कहते हैं पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम कहते हैं जाएंगे। ये हमारा मौक़िफ़ है। हो सकता है दुरुस्त हो सकता है आप उससे एग्री ना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको घर भेज देते हैं और ये मुतालबात माने जाते हैं तो हम माजी की तरह नहीं होगा कि एक जमात की हुकूमत खत्म करके पेंडुलम दूसरी तरफ घुमा दिया जाता था कि अब इसकी हुकूमत तो नहीं आनी और परिंदे वहां चले जाते थे, लोगों का स्विंग हो जाता था। अगर हम इस सूरत हाल में जाते हैं तो हम न सिर्फ सिंध में, हम केपी में और पंजाब में भी सीटें लेंगे। हमारा उस आप सिनेरियो जरा और देख रहे हैं सर। ग्राउंड रियलिटी तो खैर वो आपकी बिल्कुल ख्वाहिश है, हम आपसे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन जो आपका रिकॉर्ड है पंजाब का, अगर पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाती है और सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत बंद हो जाती है तो ये हमारा ख्याल है, हो सकता है ये दुरुस्त हो। शफकत क्या आपके ख्याल में जो इनकी स्ट्रैटेजी है और क्या ये इस्तीफे देंगे? डू यू रियली बिलीव के देंगे इस्तीफे? देखिए, पहली तो बात यह है कि इनकी ख्वाहिशात जो है, ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। सुबह ख्वाब देखने में, चाहे दिन को देखें चाहे रात को देखें कि जी हुकूमत चली जाएगी, नहीं जाएगी हुकूमत, लगे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इनको तो मुझे कई दफा लगता है कि वो फजलुर रहमान ने और मरियम ने खींच खांच के, तो इनका इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बात ये, जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना तो उसको ग्राउंड रियलिटीज पे एनालाइज करें। पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी नेशनल असेंबली में और सेनेट में है उनको, और बिल्कुल आपने सही कहा कि पंजाब में और केपी में ना होने के बराबर है। मेरे खिलाफ जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है 3000 वोट लिए उसने, तो इनका तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये क्या पीपल्स पार्टी अपने रेजिग्नेशन और अपनी हुकूमतें छोड़ेगी इसलिए कि जी मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को वापस पावर में ले? पॉलिटिकली डजंट मेक एनी सेंस। मतलब मुझे कोई खारा साहब हमारे भाई है, मुझे उनकी बातें ठीक है, उन्होंने बतौर तर्जमान तो यही बात करनी है, लेकिन कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं बनती पीपल्स पार्टी की रिजाइन करने में। और मैं यकीन है मुझे कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। वो एक दफा मुझे याद है कि 93 की बात है कि जिस वक्त सारा कुछ तय हो गया था तो फिर पीपल्स पार्टी ने रिजाइन किया था, मैं भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में था। तो मकसद ये है कि यहाँ तो ना कोई खतरा है, अवाम की सपोर्ट है। क्या व्हाट डू यू मीन शफकत, एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन सारा कुछ तय हो गया था? क्या मतलब सारा कुछ तय हो गया था, रिजाइन किया था? किससे क्या तय हो गया था? तो इसहाक खान ने जब असेंबली डिसमिस करनी थी ना इसकी अपना नवाज शरीफ की 1993 में, तो उससे पहले तकरीबन तय हो गया था कि भाई फलाने दिन जो है वो, ये तारीख की बातें इसमें मैं लिखूंगा जब अपना तो बताऊंगा, तो उसमें तो 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि पता था कि 2 दिन के बाद असेंबली तो वैसे डिसॉल्व हो रही। तो अब तो अवाम की सपोर्ट है नहीं, जलसे फ्लॉप हो रहे हैं, कोई लॉन्ग मार्च की कोई नजर कुछ नहीं आता। कभी कहते हैं मौसम ठंडा हो गया है, कभी कहते हैं कुछ हो गया है, कभी को अप्रैल की बातें करता है। उसे नफीसा शाह कुछ 6 महीने की बात कर रहे थे, कुछ साल की बात कर रहे थे। देखिए, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, करते मुझे एक बात बताएं, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, वही मैं कायरा साहब से ही पूछूंगा। ये जो स्ट्रैटेजी थी डायरेक्ट पर्सनलाइज टारगेटिंग की आर्मी की आदत की, और इसके पीछे अंडरलाइन रीज़न नज़र आता है कि हम मजबूर कर दें, इतना प्रेशर कर दें कि फ़ौज आपसे बात करे या इमरान खान को कहे कि वो उनसे बात करे। क्या आपके ख्याल में ये बैकफायर कर गई है अपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी पीडीएम की? नहीं, ये पहले भी डेस्परेशन थी। देखे ना, ये डेस्परेशन थी फजलुर रहमान की, खास तौर पर डेस्परेशन है। वो बाहर है पावर से। पहली दफा ये जो देखिए, ये सारा लूट मार पे निजाम चलता था। फजलुर रहमान पैसे बनाता था, पैसे बना के अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब पैसे खत्म हो गए हैं, है कुछ नहीं, तो वो आगे लगा हुआ है पाइपर की तरह। मरियम और नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका स्टेक कोई नहीं रहा सिस्टम में। मरियम जो है वो कन्विक्ट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, यही कहा कि यही तरीका है डेस्परेशन। कारा साहब, आपके ख्याल में ये जो था, हम उस दिन एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा 2020 की शायद सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट है कि जिस तरह ये डिस्कोर्स चेंज हुआ है जर्नलिस्टिक और पॉलिटिकल, जिसमें इस तरह आर्मी चीफ का नाम लेके, डीजी का नाम लेके, आईएसआई का, और डायरेक्ट पर्सनलाइज टारगेटिंग हुई, सब कुछ हुई। ये एक बहुत बड़ा एक डिपार्चर था ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में। क्या आप इससे, आपके ख्याल में आपकी पीडीएम की तहरीक को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मतलब देखिए, पहली बात तो यह है कि फायदा नुकसान तो बात कर उसको एवेल्यूएट करते हैं। पहले तो सवाल यह है कि पीडीएम जिस बुनियाद पे बनी है, क्या हमारी सियासी मदाखलत, सियासी इदारों के अंदर, सियासी अमल के अंदर ये मदाखलत जारी रहनी चाहिए?
क्या ये अच्छा अमल नहीं, इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। अभी तो लेट्स कम टू द टैक्टिकल। पहले जरा करंट पे आ जाए, उधर भी आप कर लीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये स्ट्रैटेजी कामयाब है। मैं अपना जवाब दूंगा मालिक इस तरह। सर मेरे सवाल तो दे दो ना। मैं तो सवाल पे ही आ रहे हैं। हाँ सवाल पे आ रहे हैं और मैं तो अपने तरीके नाल आवांगा ना, जिक्र तुसीं चाहते हो नहीं आवांगा। सवाल ये है मालिक साहब कि नाम लेने हमने हत्तल इम्कान कोशिश किया है कि नाम ना लिए जाए, माजी में भी नाम लिए गए। अब जनरल असलम बेग साहब का नाम मैंने तो नहीं लिया था, वो तो चल के खुद गए थे अदालत में। उन्होंने जाके कुछ लोगों के नाम लिए थे कि हाँ हमने पैसे तकसीम किया, मैंने तो नहीं कहा था ना, ये मेरा केस तो नहीं था। बहुत सारी किताब जनरल असद दुरानी को सर रिटायर्ड थे, वो रिटायर्ड से कोई बड़ा फर्क होता है। फौजी जर्नैल ही थे ना। और सर रिटायर्ड का बड़ा फर्क होता है, रिटायर्ड और सर्विंग का। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ये नहीं है, मुझे ताकत से इनकार नहीं है। हाँ वाकई हाजिर सर्विस में रिटायर में बड़ा फर्क होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं मुदाखलत की बात कर रहा हूँ, मैं मुदाखलत की बात कर रहा हूँ। क्या उससे कोई मफर है? आप कह सकते हैं नहीं है, अगर है तो सर उसने तो आपकी भी लीडरशिप में माजी में खुद जाके बातें करके सीखे। वो तो दोनों साइड्स में रहा ना गंद, वो तो यू कांट ब्लेम हाफ द पार्टी। बिल्कुल नहीं रहा। किसने जाके बात की? अभी आपके सामने शफकत साहब ने कहा कि किस तरह 93 में चीजें तय हो गई थी तो हमने रिजाइन किया। तो दोनों ताली तो दोनों हाथों से बजती रही ना। गुलाम इसाक खान के साथ लड़ाई हमारी नहीं थी, गुलाम इसाक खान के साथ लड़ाई मियां साहब लड़ रहे थे, और उस वक्त की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जो कर सकती थी बाकी जमातों के साथ मिलकर हमने आरटी बनाई। अच्छा मेरी बात का जवाब तो दे दे, मैंने ब्रेक लेनी है। देखिए अब मुझे अगर एक तरफ जाने देंगे, आप बात करने देंगे तो बात बनेगी ना। अगर आप मेरे साथ दो थोड़ी सी छोटी गल कर लो ना, सवाल पोस्ट करेंगे, आप अपने सवाल को 15 मिनट का करेंगे तो मैं डेढ़ घंटा बोलूंगा। आप उसमें बोलते जाएंगे तो मैं बोलते जाऊंगा। भाई मेरे मालिक देखिए, बड़ा सिंपल असूल है। शफकत साहब को नेहरू को बांसुरी बजा रहा है, बजाए रोम जल रहा है, वो अपनी जगह जल रहा है। लोगों की जिंदगी में हालात तंग हैं। हाँ हमने बिल्कुल राइट करेक्शन की है। हम सेनेट के इलेक्शन लड़ने के हक में थे, हम मैदान छोड़ने के हक में नहीं थे। ये बात कोई हम आज नहीं कह रहे, हम पहले दिन से कह रहे हैं। हम उनके बयानिए के साथ है, जो चार्टर हमने साइन किया है वो साथ है। हाँ हमारी कोशिश रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट कहें, हम सेलेक्टर्स कहें, बात वही है, लेकिन अपने इदारों को अब बचा के रखते हैं। और ये काम सिर्फ हमारा नहीं है, एक तो मुदाखलती अमल को रोकना होगा और दूसरे इदारों के सरबराहान को भी सोचना होगा कि क्या उनके कंडक्ट में वो न्यूट्रलिटी है जो आईन और कौम उनसे तकाजा करती है। और जो माजी में उनकी इज्जत रही, ये इज्जत सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं होगी। अदालत अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जोर पर अपनी इज्जत कराना चाहेगी तो नहीं होगी। जो दिल से इज्जत होगी वो उसी वक्त होगी जब आपका रोल न्यूट्रल होगा। और ये फौज के सरबराहान को भी देखना होगा, एजेंसीज को भी देखना होगा। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि हमने फिर भी रिस्ट्रेंट्स का मुजाहरा किया है और हम। अच्छा मैंने ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले शॉर्ट जवाब मुझे काइंडली दीजिएगा। जो मौलवी कफायतुल्लाह ने ज़बान इस्तेमाल की और बातें की हैं, अगर उनका ट्रायल होता है, उन पर केस बनता है, तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे कि उसकी हमायत करेंगे केस की? मालिक मैंने ऑनेस्टली मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। मैं भी आपको सुना देता हूं ब्रेक के बाद, आगे फिर उस पर बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले कारा साहब से मैं मौलवी कफायतुल्लाह की बात पूछ रहा था। ज़रा बड़ी साहब ज़रा वो पीस चला दें ताकि कारा साहब सुन लें। ऐसे शुरू करो। देखिए अर्ज 220 जनरलों को गर्दन उड़ाओ, इनकी गर्दन हम उड़ा देंगे। मैं कहता हूं कि सारे जनरलों को उल्टा लटकाओ। ठीक है, सारे चोरों को। आपने अपना जवाब दे दिया मुफ्ती साहब। अगले सवाल। गर्दनें उड़ा देंगे, उल्टा लटका देंगे, सब कुछ। कारा साहब क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अफसोसनाक है ऐसी सूरत हाल पैदा करना। लेकिन ये भी देखना होगा कि सियासतदानों के बारे में हम किस तरह की आला गुफ्तगू फरमाते हैं। आप भी फरमाते हैं, बड़े आसानी से गालियां देना सियासतदान को। सरकारी इदारे भी करते हैं, नैब भी करता है, बाकी भी करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। बट आपको भी और नैब को भी और बाकी सरकारी इदारे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि मफरूजों पर मबनी अगर इल्ज़ामात हैं तो उनके ऊपर खड़े होकर आप अपने असूल वज़ा ना कीजिए, आप अपना परसेप्शन ना खड़ा कीजिए, आप एक सोशल मीडिया वार ना शुरू कराइए, बल्कि
हकायक के मुताबिक। तो क्या आप तो इस पे अगर आपके ख्याल में कोई सबूत अगर आपके ख्याल में तो वो चाहिए कि अदालत में दें नहीं, और वो अदालत साहब फैसला मैं भाई वही अगर आपके ख्याल में इस बयानिए के बाद केस फाइल करती है गवर्नमेंट, तो क्या ये जस्टिफाइड है गवर्नमेंट के ये पॉलिटिकल हरासमेंट होगी? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये भाई नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज अदा नहीं होने चाहिए, लेकिन इन अल्फाज के पीछे मैंने पहले भी कहा कि आप सिर्फ ताकत के जोर पर दबा के लोगों को जमाने नहीं होगा, बल्कि आपको अपने किरदार से भी साबित करना। शफकत साहब ये बताएं, आपके ख्याल में जो पीडीएम का सारा चल रहा है, क्या ये एक जेन्युइन आपके ख्याल में मूवमेंट है कि जो चाहती है एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल अरीना से बाहर निकले, हट जाए और सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो होना चाहिए, जो असूल की बात ठीक है वहाँ रहे, कि या ये एक मूवमेंट है कि एक बेहतर डील मिल जाए पीडीएम की क़यादत के लिए? देखिए मालिक, इसमें जो लीडरशिप है उसका जो अहदाफ है वो मुख्तलिफ है। हो सकता है उनके फॉलोअर्स के मुख्तलिफ हों, लेकिन बेसिक बात तो ये है कि ये जो लूट मार हुई उसके बाद जो केसेस बने हैं, तो ये सारा जो असल हदफ जो है इस मूवमेंट का वो तो ये है कि ये जो प्रेशर नैब की तरफ से आ रहा है और जिस तरीके से कि ये एनआरओ लिया जाए और किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए, तो असल हदफ तो ये है। और इसी वजह से मैं आप देखें कि ये जो बयानिया है इसकी कोई पजीराई नहीं है। अगर लाहौर जैसे शहर में एक नून लीग का जलसा जहाँ पे 11 सीटें हैं उनकी, वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, तो वो इस चीज की शफकत एक बात बताइए, आपने भी पहले कहा, मैं शफकत आपने पहले कहा कि जी ये लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, इलेक्शन की बात हुई इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबूत नहीं देते, तो आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया। आप लोग बार बार एनआरओ इन पे गाड़ते हैं, कौन सा सबूत आज तक आया है कि किस बंदे ने इनके आपसे एनआरओ मांगा है, किसने बात की है? आप लोग भी तो फिर हवाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना आगे से। ये देखें, बात ये है कि जब आपने फैटफ पे आपने गुफ्तो शुरू की तो क्लियरली नजर आ गया कि असल मतलब हमें तो ज़बानी कहा नहीं, आपने डिड्यूस किया है, ये आपका एनालिसिस है। उन्होंने एनआरओ नहीं मांगा आपसे, उन्होंने आपसे एनआरओ नहीं मांगा, तो वैसे पिछले महीने का इशू है। आप बात नहीं करने देते भाई साहब। करें सर, करें। कहा गया कि जनाब नैब के ऊपर और एनआरओ इसके ऊपर ये जब तक नैब कवानीन के बारे में बात नहीं होगी और ये सारे केसेस के बारे में बात नहीं होगी, हम फैटफ के नहीं करेंगे। और फिर वो 34 नुकात पेश कर दिए गए जिसमें नैब का कानून का हुलिया बिगाड़ दिया गया। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं। और मुझे आप ये बताएं, इनके पास और है क्या, मतलब कौन सी सबूत है इनके पास किसी भी चीज के लिए? लेकिन ये तो क्लियरली है, हमें तो नजर आ गया, जब हमने इनसे बातचीत करनी शुरू की तो नजर आ गया। और इसीलिए इस बयानिए की अवाम में कोई पजीराई नहीं है। मुझे अवाम देखें, अवाम की पजीराई तो पता लगेगी जब इलेक्शन होगा। एक सवाल तो करने दो। जी कमर जी कह रहे साहब। देखिए बड़ा सिंपल, देखिए मालिक साहब, सवाल ये है, शफकत साहब बार बार फरमा रहे हैं हमने फैटफ तो पिछले महीने हुआ ना, ये मैं एनआरओ नहीं दूंगा 2.5 साल पहले से चल रहा है। उस वक्त कौन सा फैटफ था? उस वक्त कौन सा आपके पास सबूत था? एक बात को पकड़ कर बैठ गए। और दूसरा ये है कि फैटफ के 7 कवानीन पास हुए, जहां तक 1-2 कवानीन का इशू था उसमें 34 तरमीम हमने दी। तो आप कितनी, सर मेरी अब गुजारिश तो सुने ना शफकत साहब, ऐसे तो ना करे ना। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, जो मैंने टाइम लिया वो सवाल का है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। सवाल सुन ले शफकत। पाकिस्तान की सियासत में हमारे इदारों की मदाखलत है, क्या इसको बंद होना चाहिए? और अगर है तो, और जो आइन के अंदर दर्ज सारे इदारों का रोल है, क्या उसके अंदर जाना चाहिए? प्रिंसिपली आप इससे एग्रीड हैं? देखिए मेरी बात सुने, आपने बात को जहां से शुरू हुई थी उसको चेंज कर दिया। मैं तो प्रिंसिपली एग्रीड हूं, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है, लेकिन और कोई मदाखलत नहीं थी। पिछले इलेक्शन में कोई मदाखलत नहीं थी। 1 करोड़ 70 वोट हमने दिए, उसमें कोई मदाखलत नहीं। प्रिंसिपल की पूछ रहा हूं। टोटल आप दोनों जमातों ने मिलकर सिर्फ 24 पिटिशनें की आपने, टोटल पिटिशनें तो 24 की। वैसे मैं इस पे आता हूँ, मैं कारा साहब इस पे आता हूँ। कारा साहब इस पे तो गवर्नमेंट की बात पे बड़ा वजन है कि अगर इलेक्शन रिगिंग थी तो 2 साल बाद क्यों याद आई आपको, पहले क्यों नहीं आई? इस पे भी बात करते हैं। सर मैं भी आता हूँ। मिफ्ता ने हमें ज्वाइन किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने PMLN से। जुबैर साहब का अभी तक कनेक्शन नहीं हो रहा था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मिफ्ता।
मिफ्ता ये बताएं, बात ही हो रही थी कि तमाम चीज़ों पे आप लोग ठंडे पड़ गए, बल्कि हमें तो अब मरियम का बयानिया भी थोड़ा सा स्केल डाउन लग रहा है उनका, जो पहले उनका फायर एंड फ्यूरी थंडरिंग हो रही थी वो भी जहाँ नीचे आ गया। पहले तारीखें थी, सब कुछ लिपट जाना था 31 जनवरी तक, अब तारीखें पड़ रही हैं, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं पता, रेजिग्नेशंस की डेट नहीं पता, सेनेट में इलेक्शंस हैं कि नहीं है नहीं पता, आपके लोगों की बातें सुन रहे हैं, लगता है कि मार्च अप्रैल का एजेंडा आगे सारा सब कुछ आ रहा है। तो क्या हैव यू गाइस लॉस्ट डायरेक्शन? लग ये रहा है कि जो पावर पॉलिटिक्स की गेम है वो आपके हाथ से निकल गई। आपका बयानिया डिफायंस का डेफिनेटली अवाम में मकबूल हो रहा है और लोगों को हमेशा गवर्नमेंट की बुराई अच्छी लगती है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में लगता है आप लोग अपना रास्ता खो बैठे हैं। शुक्रिया मालिक। देखें, एक तो ये कि पॉलिटिक्स में आपके पास कायरा साहब और शफकत साहब हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन भारत में जो समझता हूँ कि जब तक मईशत का ये हाल है जो PTI ने करा हुआ है, अपोजिशन का बयानिया तो मकबूल होगा ही होगा। ठीक है, देखें ये सबको पता है कि इन्होंने RTS बंद हुए थे, ये सबको पता है कि बंदे निकाले गए थे, पोलिंग एजेंट्स वगैरह सब कुछ पता थी, लेकिन 2.5 साल पहले ये मूवमेंट हम नहीं कर सकते थे जो आज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो 100 रुपए की चीनी और 80 रुपए की चीनी और 70 रुपए का आटा और जो महंगाई का 25 रुपए, तो फिर इलेक्शन तो इशू ना हुआ, फिर इलेक्शन तो आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं। नहीं, तो इलेक्शन का इशू तो था ना, RTS तो बंद हुआ था ना, पोलिंग एजेंट्स तो निकाले थे ना लोगों के, उसमें क्या बहस है? इलेक्शन में तो इन्होंने वो करा था। कब सवाल ये है नहीं, तो फिर बात सुने मुफ्ता, एक सेकंड, अगर ये बात है तो आपकी गवर्नमेंट बकौल आपके बहुत अच्छा चल रही थी, बहुत पॉपुलर थी, इन लोगों ने तो शुरू कर दिया था पहले दिन से इलेक्शन का रोना, और पूरा करते रहे, उन्होंने तो इंतजार नहीं किया कि कब गवर्नमेंट अनपॉपुलर होगी, फिर हम 2 साल के बाद आएंगे। यार मालिक, मेरे साथ भी हो, सब कुछ दे दो जो इनके साथ हो तो मैं भी कर दूंगा यार। मतलब 160 लोगों के धरने को 31 चैनल थे वो कवर करते थे सुबह शाम तक। खुदा का खौफ करो यार, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जो कायरा साहब ने सवाल पूछा है ना, वो बेसिक सवाल है कि क्या डू वी वांट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान टू इंटरफेयर एंड कंटिन्यू टू इंटरफेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। देखिए हमेशा से होता है और 5-10% हम इसको रूम भी देते हैं। व्हाट इज हैपेंड एक्चुअली, इसके वो थोड़ा सा अपने रोल को और फर्दर एक्सपेंड कर गए। ये अब इसकी एक वो आ रही है, और जिसके बेहस पे एक्सपेंड करा इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, उसने परफॉर्म नहीं किया। तो जो आपने पर्सनलाइज अटैक शुरू किए हुए, क्या आपके ख्याल में इस स्ट्रैटेजी का फायदा हो रहा है आपको? आई एम क्यूरियस, आई वांट टू नो। देखें मेरे ख्याल से, देखें मैं सच्ची बात है कि मैं तो उधर तक उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। पर्सनलाइज अटैक नहीं होने चाहिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो मतलब नहीं होने चाहिए, लेकिन में आप देखें कि आप मतलब क्या क्या चीजें हुई। अरशद मलिक साहब, जज साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको पिक्चर मूवी को दिखाकर उनकी गिल्टी के वर्डिक्ट लिए गए। इलेक्शन से पहले वर्डिक्ट लिए गए गिल्टी से। नवाज शरीफ को बुलाया गया, उसकी बीवी मर रही थी। सर जस्टिस क्यूम को भी ना भूलें, जस्टिस क्यूम साहब को आप भी फोन करके 7-7 साल की कैदें करवाते गए हैं, आप लोग भी उसी किस्ती में हैं। लेट्स बी फेयर। मालिक साहब, मैं खास तो ये नहीं, अगर गलती हुई माजी में तो ये भी तो गलती है ना, फिर उसके साथ मिला। तो ये भी गलती, मतलब आपका जस्टिस कयूम इज नॉट रीजन इनफ टू जस्टिफाई जस्टिस अरशद मलिक। नो प्लीज जस्टिफाइंग इट। आई एम सेइंग कि आप इतने इनोसेंट ना बने ना, सारे आप लोग करते रहे। नहीं, मैं इनोसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन ये बात नहीं है सर, ये गलतियां नहीं है। आप लोग इसको डाउन प्ले करते हैं, ये क्राइम्स हैं, ये जराइम हैं, ये अनफॉरगिवेबल सिंस हैं। गलतियां क्या है कि आप इसको ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मुझे भी तो ये सिंस जारी रहने चाहिए मालिक? क्या बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए मालिक मेरी बात सुने, गलतियां करनी नहीं चाहिए। देखें मुझे भी 5 महीना जेल में बंद करना, शायद अब्बासी को 7 महीने बंद करना, ये भी जुर्म है। हमारे साथ भी ज्यादती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह अगर हमको कभी पावर देगा तो हम इनके साथ ये करेंगे। ये नहीं करना चाहिए, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमको इन चीजों को छोड़ना चाहिए। अगर जस्टिस कयूम गलत था तो जस्टिस अरशद मलिक भी गलत था, वो भी गलती को छोड़े और इस गलती को भी छोड़े, आगे बढ़े ना। अच्छा, हमें जरा मौलाना गफूर हैदरी साहब ने भी ज्वाइन किया है JUI से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, जो इतना गरज बरस के आप लोग बिल्कुल टारगेट करके फौज पे पड़ गए हैं, क्या चाह रहे हैं कि रिएक्शन आए, ये सारा निज़ाम लपेटा जाए? क्या उसका क्या मकसद क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों का प्रेशर बन गया। क्या सवाल है मालिक?
सर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि हमारी गुफ्तगू को आप फौज और फौज एक इदारा है उस पर चस्पा करते हैं। फौज में एक आध बंदे हैं जिन्होंने इस सेलेक्टर हुकूमत को सेलेक्ट भी किया और फिर उसके बाद मुसलसल सहारा दे रहे हैं। और हम फौज के खिलाफ नहीं बल्कि फौज एक से फौज के खिलाफ नहीं, बिल्कुल फौज के खिलाफ नहीं बल्कि फौज की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि फौज इतना अपने आप को मुलव्वस न करे कि जिससे पूरे इदारे का इज्जत जो है वो दांव पर लग जाए। अगर हमारी इस गुफ्तगू को आप फरमाते हैं कि हम फौज के खिलाफ कमर बांध के चल पड़े हैं तो मैं समझता हूँ ये गलत है। माजी में आप देखें, अगर आप मौलाना साहब अगर आप कहते हैं कि इस फौजी क़यादत ने इलेक्शन चोरी किया है, नहीं मेरा आप ही बोलिए, मैंने आपको बोलने के लिए दावत दी है। मेरा सवाल सुन लेना तो मुकम्मल कर ले। मेरा मौलाना साहब छोटा सा ऐड ऑन सवाल भी सुन लें, फिर आप बाद में कर ले। चले मालिक साहब, मैं आप वक्त थोड़ा है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके शो में इसलिए नहीं आता कि आप मुदाखलत करते, बोलने नहीं देते, हुकूमत को फेवर करते, भला करें। नहीं ये बात गलत कर रहे हैं, मैं हुकूमत को फेवर नहीं कर रहा। इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप फौज पे दें, नहीं फिर आप गलत बात ना करें मौलाना साहब। मैं हुकूमत को फेवर नहीं कर रहा, पहले बड़े क्लियर हो जाए आप। अगर मैं आपके नजरिए से एग्री नहीं करता किसी बात पे तो गवर्नमेंट फेवरेटिज्म नहीं है ये जी। क्यों है? नहीं आप कीजिए बात, आप इल्जामात ना लगाएं ना, अपने इल्जामात लगाएं आप फौज पे गवर्नमेंट पे, हमें ना लाएं बीच में। तो सही ना, हाँ सुनाएं। सुनो, बुलाते क्यों हो फिर? नहीं हो सुनने की शकल। मैं सवाल आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, उसका मुझसे जवाब दे दें। कि तुम्हें इमरान के वो साबिक तकारीर याद नहीं है जिसने फौज को गालियां दी, एक एक का नाम लेके गालियां दी, वो याद नहीं है तुम्हें? याद है। वजीर आजम बना बैठा है जिसने डी चौक को गंदगी का ढेर बना दिया, वो याद नहीं है? जिसने मुझे जवाब देना, ये जो मैं भी इसका जवाब दूंगा। जिसने जनाबे वाला रेडियो स्टेशन पे कब्जा किया, ये याद नहीं है? जिस इमरान ने बड़े बड़े दावे किए कि एक नौजवानों को नौकरियां फराहम करूंगा, ये वादे याद नहीं है? जिसने कहा कि 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करूंगा, ये अब फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आप कहां से तकरीर पे चले जाते हैं? सब्जेक्ट पे तो आए ना, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आपका कुछ और है, मैं अब क्या करूं? हम थोड़ा सा आप हौसला रखें, अगर आप हमें बुलाते हैं तो फिर सुन। मौलाना साहब वक्त की कैद भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वक्त की कैद भी है। मैंने तो दूसरे अगर आप लेट हुए हैं मौलाना साहब, आपको मैंने शुरू से बुलाया हुआ था। देखिए मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ताखीर आपसे हुई है। आप आखिरी 15 मिनट में आके अगर आप चाहेंगे मैं आपको आधा घंटा में नहीं दे सकता। मैंने तो आपको प्रोग्राम के शुरू से इनवाइट किया हुआ था। जी शफकत, आप जवाब देना चाह रहे हैं? भाई आपको पता है आज जी बात इतना बड़ा बात ये है मालिक जी शफकत, इनका मौलाना साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। अकेले तो नहीं प्रोग्राम कर। जी शफकत साहब बोलिए। जी बात यह है कि इनका प्रॉब्लम ये है फजलुर रहमान का और इन सारे का कि इनका दाना पानी हो गया बंद। ये पहले आप 93 से देखें, पहले ये बेनज़ीर हुकूमत में कश्मीर कमेटी में थे, फिर ये नवाज के साथ गए, फिर ये मुशर्रफ के साथ मिल गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुशर्रफ ने इसको फजलुर रहमान को मिल के बनाया और ये दाना पानी चलता रहा। उसके बाद पीपल्स पार्टी आई तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, वहां भी माशाल्लाह वजारत मिनिस्टर कॉलोनी में और दाना पानी और खाना जो खापा था वो चलता रहा। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उसके साथ मिल गए। अब ये पहली दफा है कि इनका दाना पानी हुआ है बंद। अब जब दाना पानी बंद हुआ है तो इनकी जरा बातें सुने, ये जरा जुबान सुने जिसके तरह की ये बातें करते हैं। ये खुद भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं तो फिर भी तमीज से बात कर रहा हूँ, इनका लहजा भी बदतमीजी वाला है। वजीर आजम के बारे में जिसने 1 करोड़ 70 लाख वोट लेके आया है, उसके बाद इनके जो पार्टी के किफायतुल्लाह वगैरह है वो क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या बातें करते हैं? इनका ना कोई इनके पास डेरा इस्माइल। जी मौलाना साहब, बातें करते हैं। जी मौलाना साहब, जमीर फिरोज, ये क्या बातें कर रहे हैं? जी मौलाना साहब बोलिए।
तुम लोग बोले मौलाना साहब को दोबारा मिला है। मौलाना साहब जी 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 बोले बोले आवाज आ रही है आपकी। चल लाइन कट गई है दोबारा। कारा साहब ये मुझे बताएं कि ये सियासत अब हम क्या करें? अगर हम एज ए मीडिया बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो पोलराइजेशन इतनी होगी कि हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरह बात करें। हम पॉलिटिक्स, आप कहते हैं जी हम पॉलिटिशियंस को बुरा कहते हैं। आपके सामने आप देख लें, हमें समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिशियंस में वो सब्र या वो बर्दाश्त कहाँ चली गई है टू हैव अ डिस्कशन। मालिक, मैं सवाल का जवाब तो और देना चाहता हूं, लेकिन एक गुजारिश करूं, ये आप बेहतर जानते हैं कि आपने प्रोग्राम किस तरह करना है। मैं उस पर मेरे पास कोई ये इख्तियार नहीं है, हक नहीं है कि मैं आपको गाइड करूं या आप पे क्रिटिसाइज करूं। आपका प्रोग्राम का अपना डिजाइन है। हाँ, हमें जब आपके एक सवाल के दरमियान में रुकावट होती है, फिर दूसरा सवाल शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर रुकावट होती है, तो ये आपका स्टाइल होगा, हमें उससे एतराज नहीं है। लेकिन उस इंटरप्शन से आपका हमारा फ्लो टूट जाता है। आप शायद उसके ज्यादा एक्सपर्ट हैं, सो आप गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं। हमारे लिए, मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए कई दफा प्रॉब्लम बनता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आप साहिब राय आदमी हैं, हमें आपका एहतराम और इज्जत है। आप ये मालिक, सिर्फ इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, हम ये नहीं कह रहे। इलेक्शन से पहले जो आपकी कारा साहब फ्रीजिंग आ रही है शायद आपके वो स्काइप के अंदर। नहीं, दोबारा आप ऑडियो पे ले लें, बटी साहब ऑडियो पे लें, कट रहा है। शफकत 1-2 मिनट रह गए, क्लोजिंग कमेंट वेरी क्विकली। क्या नजर आ रहा है अब ये सारा पीडीएम का, जॉन साहब का, ये इस तरह ही चलता रहेगा अगले 2-4 माह के? यू सी इट? नहीं, ये तो ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन करना है। लेकिन ये फजलुर रहमान कंपनी वगैरह जो है और मरियम डियर ये शोर बचाते रहेंगे, क्योंकि इनका सारा जो लूट मार का निजाम था वो खराब हो गया। लेकिन ना ये पीडीएम के पंजाबी में कहते हैं पल्ले कुछ है, ये आपको नजर आ रहा है। कभी रेजिग्नेशन की बातें कर रहे थे, वो खत्म हो गया। चले, मेरे पास एक मिनट रह गया। मैं क्लोजिंग कमेंट कारा साहब से बिल्कुल, कारा साहब 30 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट काइंडली कर दें। मैं सिंपल कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मदाखलत है। मैं मोहम्मद मालिक को जज बनाता हूँ। मालिक मुझे बताए कि क्या इलेक्शन से पहले लोगों को तोड़ा गया, क्या ये गलत है? और आज क्या तो सर मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स कराए ना कारा साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाएं लोगों के साथ बैठ के। मैं कह रहा हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उस पर रहो ना। मोहम्मद मालिक क्या कह सकता है? बिल्कुल इंटरफेरेंस रही है, कौन इनकार करता है उससे? कोई नहीं इनकार करता। क्या कह रहे हैं? ना करे, हमारा सवाल ये ना करे। उसको वजीर आजम साहब गालियां देना शुरू कर दे। शफकत साहब कहते हैं वजीर आजम साहब की शान में गुस्ताखी हो गई। हाँ, हमारे वजीर आजम है, उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे। लेकिन वो वजीर आजम जो दूसरों को गालियां दे, जो मुंह पे हाथ फेर फेर के उनको धमकियां दे, उसकी कैसे इज्जत होगी? जो अपने मुखालफों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, उनको चोर और डाकू हर वक्त कहेगा और कोई सबूत नहीं देगा, और फिर इज्जत का तकाजा करें आप। बात सही, इस तरह करेंगे आप। कार साहब थैंक यू वेरी मच, रन आउट ऑफ टाइम। शफकत आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं इतना कहूँगा भी हैदरी साहब की बात आपने सुनी, मेरा तो ख्याल है जितने मजहबी जिनका रुझान हो उनमें उतनी नरमी आनी चाहिए, उतनी बर्दाश्त आनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम इसका उल्टा देखते हैं, एक एग्रेसिवनेस देखते हैं। वरना सवाल तो मैं भी एक और भी पूछ सकता था उनसे मौलाना साहब के बारे में कि अगर इतना सब कुछ असूली चल रही है JUI की, तो मौलाना साहब के एक भाई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है KPK में, साहबजादे MNA हैं, एक भाई सेनेटर हैं, तो फिर इन्हीं के रेजिग्नेशन से शुरू कर देते, बाकियों के इंतज़ार से पहले एक एग्जाम्पल सेट करते थे। मगर वो तो नहीं होगा, और शायद अगर ये सवाल करूँगा तो अलामा साहब को ये भी नागवार गुजरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।